हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने 2 टेस्ट पूरे 150 मतलब कि क्वेश्चंस 150 करके 300 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इवन 27 नंबर का जो टेस्ट है उसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो इस हिसाब से 350 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आई है उससे। चलिए हम लोग आज देखेंगे इस टेस्ट नंबर 27 का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ मन करे तो शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियोज़ हैं उनका जब भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से लिंक मिल जाए, तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे, जहां से आज हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 50 तक का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अब हम देखेंगे अपना जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्या उसमें वो मतलब कि पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे आपसे सहायक संधि के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करना है। ध्यान रखना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये देखना है। ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है कि सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। क्या कॉर्नवालिस ने शुरू की थी? क्या आपको ऐसा समझ आ रहा है? दूसरा कह रहे हैं कि मैसूर जो है वो सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला रियासत था या पहली रियासत थी। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के तहत राज्य के शासक को अपने सैन्य बलों के साथ ब्रिटिश सेना का भी भरण पोषण करना होता था। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो भी दिए हुए हैं सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो भैया जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हैं, इसमें एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आप पहला देखिए, पहला क्यों गलत है? क्योंकि इसको कॉर्नवालिस ने शुरू ही नहीं किया था। इसे किसने शुरू किया था? तो जो सहायक संधि है उसे शुरू करने वाला जो व्यक्ति है वो थे वेलेस्ली। कौन थे? वेलेस्ली। कब स्टार्ट किया? तो वेलेस्ली के द्वारा इसको 1798 से 1905 तक ये जो है यहाँ पे रहे थे भारत देश में, उसी के दौरान इसको शुरू किया गया है 1798 में। ठीक है, अब देखिए जब 1798 में ये वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई, उसके जस्ट बाद यानी कि उसके बाद सबसे पहला जो राज्य जिसने इस पे हस्ताक्षर किया या साइन किया वो कौन था? तो वो मैसूर बिल्कुल भी नहीं थे, वो था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद जो है वो पहला हस्ताक्षरकर्ता बना किसका? तो सहायक संधि का। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया कि पहला जो है इस वजह से गलत है, कॉर्नवालिस ने नहीं वेलेस्ली ने शुरू किया। दूसरा इस वजह से गलत है कि मैसूर नहीं होगा, यहाँ हैदराबाद होगा। ठीक है, और जो सी वाला है वो भी गलत ही है। आगे देखिए, इवन मतलब कि अपने सैन्य बलों को अपने को रखना ही कहाँ था एग्जैक्टली, जो भी मतलब कि सहायता वगैरह करनी थी, जो मतलब कि सेना वगैरह रखनी थी वो सारी तो सारी ब्रिटिश सेना की ही रखनी थी। तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी कि अपना भी देखें और बाहर वाले का भी देखें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम लोग अपना 52 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बात हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनी बेसेंट, अमृत कौर और महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ जी, या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। तो अब जैसे अगर हम लोग ध्यान से ना देखें तो हम लोग पहली महिला को देख करके ऐसी संभावना हो जाती है कभी कभी ना कि कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो नहीं पूछ रहे हैं, तो वो नहीं पूछ रहे हैं भैया। देखिएगा कि पहली जो है मतलब कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली अध्यक्ष पूछ रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रानी चिन्नम्मा जो जी मतलब कि रानी चिमनाबाई गायकवाड़ जी जो थी वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो क्या हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ कानून हैं और आगे दिए हुए हैं कि उसको प्रवर्तक कौन है, यानी कि किसके द्वारा उसको लागू कराया गया या लाया गया, इनके बारे में। और हमारे पास कौन कौन से कानून दिए हुए हैं। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो किसने लगाया है? कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, दासता पर प्रतिबंध और सिविल विवाह अधिनियम। नीचे ये कूट दिया हुआ है, इसी से आपको चयन करना है। तो चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, हम लोगों को ये तो जरूर ही पता होगा ना कि जो सती प्रथा है उस पर जो बैन लगाने का काम किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो ए का 4 हो जाएगा। देखिए अगर हमने ए का 4 कर लिया तो हमारे 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखिए
एलनबरो, नॉर्थब्रुक और सर जॉन शोर दिए हुए हैं, और अन्य जो है यहाँ पे दास्ता, शिवल और कन्या भ्रूण हत्या। तो चलिए मिला लेते हैं जो अन्य है वो। तो इसका जो है आप देखिए, जो कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध है, ये लगाने का जो काम किया था वो सर जॉन शोर ने किया था। देखिए, अगर आप कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा पर प्रतिबंध इन दोनों को जान रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो आसानी से मिल जा रहा है। और दास्ता पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाने वाले थे भैया एलनबरो जी, और सिविल विवाह अधिनियम लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। फिर हम देखेंगे अपना 54 नंबर का क्वेश्चन, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, कब मतलब कि इसकी स्थापना हुई है उस हिसाब से आपको इसको व्यवस्थित करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्वराज्य पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। तो बताइए क्या पहले आएगा? सर्वेंट ऑफ जो इंडिया सोसाइटी है ये तो मेरे ख्याल से 1905 की है। स्वराज्य पार्टी ये शायद 1923 की है। हिंदू महासभा 1915 के आसपास का होना चाहिए। एक बार ये जो ईयर है ना उसको आप चेक कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है वो मैं बता रही हूँ। और जो मुस्लिम लीग है ये 1906 का होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले देखिए हमारा आएगा 1905 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखिए 1 वाला जो है सबसे पहले आएगा, 4 सबसे मतलब कि सेकंड पे आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, यानी कि 1, 4, 3, 2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो ये आप एक बार ईयर चेक कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे अंदाजा है सारे ईयर सही होंगे, लेकिन फिर भी ईयर में जो है एक बार आपको रीचेक जरूर करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्थापना की गई थी। ये एकदम कंफर्म है। तो अगर हमें ये कंफर्म है कि सबसे पहले ये हुआ था तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी निकल रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? दीवाने इस्तिहाक, तो ये पेंशन विभाग था, इन्हीं का था, एफएसटी का ही। दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात। तो भैया बंदगान और खैरात ये भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एफएसटी के द्वारा। लेकिन जो दीवाने अर्ज है ना वो इनके द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दीवाने अर्ज जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था और किससे संबंधित था। जैसे हमने बताया कि जो दीवाने इस्तिहाक है वो पेंशन विभाग था, दीवाने खैरात और ये जो बंदगान है ना ये मतलब कि जो दास होते थे उनके लिए स्टार्ट किया गया था। दीवाने खैरात तो उसमें कुछ मतलब कि खैरात वगैरह बांटी जाती थी, इसी टाइप का कुछ था, तो इनके लिए शुरू किया गया था। लेकिन तीनों ही मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ये आप जाने रहिए। अब भी वाला जो बताइएगा कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और क्यों स्टार्ट किया गया था, ठीक है, किससे संबंधित है कुल मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने कन्नौज को लूटा था? कन्नौज को कौन से शासक ने लूटा था आपको बताना है, लेकिन राष्ट्रकूट होने चाहिए, ये नहीं कि किसी अन्य वंश के शासक के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दें। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, इंद्र तृतीय एंड कृष्णा तृतीय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3 वाला, यानी कि जो इंद्र तृतीय हैं ये ऐसे राष्ट्रकूट शासक रहे हैं जिन्होंने कन्नौज को लूटा था, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, ओदंतपुरी विहार की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा की गई थी? हमारे पास ऑप्शन है धर्मपाल, महिपाल, मदनपाल एंड गोपाल। तो जो ओदंतपुरी मतलब कि विश्वविद्यालय ओदंतपुरी विहार है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये हो जाएगा गोपाल। तो गोपाल जो है उनके द्वारा ओदंतपुरी विहार की स्थापना की गई। पाल शासक जो था मतलब कि जो पाल वंश था उसके संस्थापक भी माने जाते हैं गोपाल, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना 58 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज के हाल ही में उद्घाटन किए गए प्रशासन सह प्रशिक्षण भवन का नाम किस राजवंश के नाम पर रखा गया है? हमारे पास ऑप्शन हैं चोल, चेदी, विजयनगर, सातवाहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अपना चोल वंश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। फिर हमारा जो 59 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? बताना है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और पूछ रहे हैं कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो चक्रवात की आंख की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस क्या हैं? साफ आसमान, असामान्य रूप से उच्च तापमान, बहुत उच्च मतलब दबाव और कम दबाव, और ये सब कूट वगैरह दिए हुए हैं कि कौन सा सही होगा वो आप टिक करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है।
बहुत उच्च जो दबाव लिखा हुआ है यही मतलब कि गलत है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आज हमारे बाहर, घर के बाहर बहुत शोर मचा हुआ है, कई मतलब काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं तो बहुत चिल्लापा मचाए हुए हैं, तो अगर कुछ नॉइज़ आ रही हो तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि वो कौन से कारक हैं जिसमें जो मतलब कि भारत में मानसून को प्रभावित करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार पर निम्न वायुदाब, भूमि और पानी का विभेदक ताप और शीतलन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा मतलब कि मानसून को, हमारे भारत देश के मानसून को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये यहाँ पे नहीं होगा, बाकी अन्य जो चीज़ें दी हुई हैं वो सब सही हैं। फिर आप देखिए जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके बड़े तस्तरी के आकार का जो ढेर होता है उसको क्या कहा जाता है, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ या फिर लैक्वोलिथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लोपोलिथ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये जो क्वेश्चन नंबर मतलब कि ये हमने 61 देखा ना, ये सारी चीज़ें हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दी हुई है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब कि जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी जो है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही मिलते हैं, अगर हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहें तब, वरना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है। तो ये कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें तो आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जो अवसादी चट्टान है उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप चाहें तो उसको हमने खुद भी वीडियो बनाया है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि कौन सी एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट, स्लेट, चूना पत्थर या फिर शिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है। फिर आप बताइए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इन्हें आप उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ में लाइए। तो मुझे बहुत अच्छे से रट्टा हुआ है, काराकोरम है ऊपर, फिर लद्दाख है, लद्दाख, फिर जस्कर है, फिर पीर पंजाल है। क्या इससे हमारा बन रहा है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। इसमें दिया है कौन कौन, जस्कर दिया है, पीर पंजाल दिया है, लद्दाख दिया है, तो इस हिसाब से कर तो लेना चाहिए हमें। शिवालिक तो सबसे नीचे आएगा, ये तो समझ आ ही रहा है कि जो शिवालिक है वो सबसे नीचे आएगा, तो ये दोनों तो वैसे ही निपट गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, लद्दाख जो है वो ऊपर आना चाहिए, ये देखिए सबसे ऊपर आना चाहिए लद्दाख। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। 63 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सॉरी। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा लद्दाख, जैसे हमने बताया आपको कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये क्रम से नॉर्थ से साउथ में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है कि सबसे ऊपर कौन सा आ जाना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज जो है एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो कि मतलब कि ढंग से बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नीचे आती है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व किया है। बाकी अगर आपको भी इस तरह की जरूरी थोड़ी ना है कि हमें हर एक चीज़ आती रहे, हम लोग हर एक चीज़ थोड़ी ना रट सकते हैं, हम लोगों का दिमाग ही तो है, हम लोग कोई मतलब रोबोट तो है नहीं कि एक बार देख लिया तो हाँ हमेशा के लिए रट्टा मारा हुआ है, नहीं, थोड़ा इसी तरह से चीज़ें मतलब करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है, और क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 2 3 1 5, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर लद्दाख रेंज है, उसके बाद आती है जस्कर, उसके बाद आएगी पीर पंजाल, उसके बाद आएगी हमारी धौलाधर रेंज, और लास्ट में फिर आपको मिल जाएगी शिवालिक रेंज। सॉरी गला ही बैठ जा रहा है इतने में। तो चलें देखें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि कौन सी नदी है जो अबोर और मिरी पहाड़ियों को अलग करती है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शन है दिबांग, ब्रह्मपुत्र, कामेंग एंड सुवनसिरी नदी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सुवनसिरी रिवर जो है वो अबोर और मिरी पहाड़ियों को अलग करती है। चलिए आ गया है भैया सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चंस। हमारे पास नदियां कौन कौन सी हैं, कावेरी, महानदी, कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्र, और सहायक नदियों में दिया है लोहित, कोयना, काबिनी, शिवनाथ। चलिए मैच कर लेते हैं, क्या कोई एक भी याद आ रही है, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की तो लोहित होती है, ये तो याद आ रहा है मुझे। तो ये देखिए अगर ये याद आ रहा है तो इसका तो आंसर ही निकल आया 65 का डी, देखिए याद आ गया। एक ही अगर हमें पता है तो एक ही के वजह से हमारा ये आंसर जो है वो आ गया आराम से। चलिए इस हिसाब से मैच कर लेते हैं।
जो कावेरी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? काबिनी। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है काबिनी। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना और ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदी है वो लोहित है। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि ढांग और ढुंधवा किस पर्वतमाला का हिस्सा है? पीर पंजाल, धौराधर, शिवालिक या फिर काराकोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक रेंज का ये हिस्सा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, आपको बताना है गलत जोड़ी, गलत कौन सा है वही मतलब कि देख लेंगे। और ये पूछ क्या रहे हैं एग्जैक्टली, जो दर्रे हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मुलिंगला को कह रहे हैं उत्तराखंड, दीफू दर्रा को कह रहे हैं सिक्किम, तो ये गलत है, दीफू दर्रा सिक्किम में नहीं है, ये अरुणाचल में है। कहाँ है? अरुणाचल में है, तो यही वाला गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बारालाचा कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, सही बता रहे हैं, अखिल दर्रा लद्दाख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का बी वाला। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अपना 68 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार, बताना क्या है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे हैं कि अधिकांश जो कोयले हैं इनका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। ठीक है, कह रहे हैं कि गोंडवाना कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और लास्ट में कह रहे हैं गोंडवाना चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार मिलता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन से सही है। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2, 3 सही है और ऑप्शन केवल 3 अकेले सही है। तो इस ऑप्शन से ये तो हमें पता चल ही गया है कि कम से कम सारे के सारे स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1 और 3। अब देखिए कह रहे हैं कि हमने इसको जब सॉल्व किया था तो कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में हो ही, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता। अब जैसे गोंडवाना कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो जो हम मतलब कि एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा उसमें होती है। और हमारे यहाँ जो कोयला पाया जाता है एंथ्रेसाइट वो बहुत कम पाया जाता है, और वो भी थोड़ा बहुत जो पाया भी जाता है कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इस वजह से मैंने दिमाग लगाया कि भैया ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एंथ्रेसाइट पाया नहीं जाता है और गोंडवाना चट्टान हमारे यहाँ पाई जाती है। हमारे यहाँ गोंडवाना चट्टान में ही कोयले का जो है सर्वाधिक भंडार मिलता है। तो इसका मतलब ये तो तय था कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सरासर रॉन्ग है। और जब हमने दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत कर दिया तो उसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है मतलब 2 ऑप्शन ऑलरेडी इस मतलब कि हो गए ना, एलिमिनेट हो गए। फिर 2 ऑप्शन बचे थे, फिर हमने सोचा पहला ठीक ही है और जो तीसरा दिया है वो ठीक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही? ये हो जाएगा बी वाला। ठीक, ये तो मैं वो बता रही हूँ जो मैंने दिमाग लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपको ये जो मेरा दिमाग लगाना है वो ठीक समझ आता है तो आप भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, नहीं समझ आता तो कोई बात ही नहीं, सबका अपना अपना तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 69। कह रहे हैं कि निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में भैया व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे पास ये दिया हुआ है विकल्प। इसको मैंने याद करके रखा है रक्कू बाई करके, रक्कू बाई, इस तरह से मैंने इसको याद करके रखा है और आपको भी बता दे रहे हैं, अगर याद रहे तो याद रहे रख लीजिएगा। जैसे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो रसिया का ही है, दूसरा है कनाडा, तीसरा कौन है? चाइना, यू से हो जाएगा यूएस, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, ए से क्या हो जाएगा? और आई से तो मतलब अपना इंडिया ही हो जाएगा। ए से, अब ए से यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो याद रखिएगा ए से होगा भैया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और आई से हो गया इंडिया, इसके बाद जस्ट बाद फिर ए आता है, लेकिन ये वाला जो ए है वो अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसको घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाले को सबसे पहले रखेंगे। इन सब में देखिए तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो ऑस्ट्रेलिया से कम है। कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं? 3 जो है यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, अर्जेंटीना यहाँ आएगा। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4, 3, 2 हो? 4, 3, 2 एक साथ में, हाँ देखिए दिख गया हम लोगों को 4, 3, 2 एक जगह, कहाँ पे? ऑप्शन ए में। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा हमारा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद होगा भारत, भारत के बाद होगा अर्जेंटीना। 69 का ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 70। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहे हैं कि भारत एक समशीतोष्ण देश है। कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत एक समशीतोष्ण देश है। क्या हमारा भारत देश समशीतोष्ण है?
दूसरा कह रहे हैं कि कारण बता रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कर्क रेखा के 2 गुने से अधिक उत्तर में स्थित है। तो भैया जो मतलब कि इसका सही उत्तर आपको चयन करना है, ये विकल्प वगैरह हमेशा की तरह दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा भारत देश है वो समशीतोष्ण बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर पहला रॉन्ग होगा तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 71 अल नीनो से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं अल नीनो घटना निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा से संबंधित है। तो अल नीनो इफेक्ट जो है वो कौन सी जलधारा के आसपास है, इसको आपको बताना है। फॉकलैंड, अगुलहास, हम्बोल्ट, लैब्राडोर। तो जो हमारी पेरू की धारा है, पेरू की जलधारा, या उसी को हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, वहीं से ये जो घटना है वो मतलब कि संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। आगे हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं। आपको निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कारक है जो ग्रहों की हवाओं के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ऑप्शंस में दिया है पृथ्वी का परिक्रमण, कोरियोलिस बल, वायुमंडलीय दबाव। और हमारे पास है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। केवल 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। पृथ्वी का जो परिक्रमण है उससे ये हवाओं का जो मतलब पैटर्न है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 2 और 3 है ये एकदम ठीक है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 69 जो है वो भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है। आपको बताना है ये किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, असम एंड गोवा। तो एक बार हम लोगों को लग सकता है ना कि गोवा जो है वो छोटा सा है, तो ये जो जलमार्ग है वो भी यहीं पे होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जलमार्ग है ये आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अपना 74 नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है और उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादक राज्य है। बताना है कौन से सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाला, यानी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है और हमारे देश के अंदर जो है एल्यूमिनियम का अयस्क जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? वो हो जाएगा भैया उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना 75 नंबर का। लाल मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहे हैं कि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक। दूसरा कह रहे हैं इसे नम रूप में पाए जाने के लिए पीला दिखता है। दूसरा एकदम सही है। मिट्टी का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो तीसरा भी एकदम सही है, ठीक है। तो क्या पहला वाला बताइए, क्या पहला वाला सही है? तो पहला वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया जो उजानी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास ऑप्शन है सुवर्णरेखा, पेरियार, भीमा एंड कृष्णा। ये दरअसल भीमा नदी है, भीम नहीं है। तो अब बताइए जो हमारा उजानी बांध है वो किस नदी पर है। तो भैया ये भीमा नदी पर है। आगे देखेंगे हम लोग 77 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है वो किसको जोड़ता है। तो जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ना उसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जब हमने भूमध्य सागर बताया अभी, तो पक्का है कि भूमध्य सागर तो होगा ही इसमें। तो जहाँ भूमध्य सागर नहीं है उसको पहले ही निपटा देना चाहिए हम लोगों को। तो ये वाला तो निपट ही गया। जो भूमध्य सागर और लाल सागर है ये दरअसल ना जो स्वेज कनाल है हमारी उससे संबंधित है, ठीक है। स्वेज कनाल के मतलब कि नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर मिलेगा और साउथ में मिल जाएगा हमारा रेड सी। तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या और इथियोपिया के मध्य सीमा बनाती है। तो केन्या और इथियोपिया जो है वो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है और उसी के नीचे आपको केन्या मिलेगा। तो आप बताइए कि इसके आसपास आपको कौन सी नदी मिलेगी, झील कौन सी मिलेगी। वोल्टा, तुर्काना, टंगानिका या फिर विक्टोरिया। तो विक्टोरिया तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेक तुर्काना, ठीक है। इसका ऑप्शन बी। फिर हम देखेंगे अपना 79 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है पूछ रहे हैं कि कहाँ पे किसको क्या कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कह रहे हैं कर्नाटक में कहते हैं, कालवैशाखी पंजाब में, नार्वेस्टर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, और जो बोर्डोरो चीला है कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। आपको बताना है कि सही कौन सा है।
हमारे पास सही हमसे पूछ रहा है, गलत वाला नहीं, क्योंकि हम जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने सोचा कि हमसे पूछ रहे कौन सा गलत है, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, जो हमको सामने से गलत दिखा उसी को फटाक से मार के चल बढ़े। बाद में फिर जब हमने चेक किया तो हमारा आंसर मतलब गलत था। आप मत करिएगा ऐसा। चलिए हम लोग देखेंगे, अक्सर हम लोग देखते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर रॉन्ग ही पूछा रहता है। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं 79 का आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा ए वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि चेरी ब्लॉसम जो है वो किसको कहा जाता है, कर्नाटक में। फिर आप देखिए कह रहे हैं जो धूमकेतु होते हैं वो किसके बने होते हैं, यानी कि जो कॉमेट्स हैं वो किनके बने हैं, बर्फ, चट्टान, ए बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धूमकेतु जो है वो चट्टान और बर्फ दोनों के ही बने हुए हैं। फिर हम देखेंगे अपना 81 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। मणिकरण बकरेश्वर, मेरे ख्याल से ये गर्म जल के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, मणिकरण, बकरेश्वर, तुआ, उनाई, और राज्यों के नाम दिए हैं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड गुजरात। आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आपको फिर दिया हुआ है कूट जो बोलते हैं वो। चलिए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि सॉरी, जो मणिकरण है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, बकरेश्वर कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, जो तुआ है ये कहाँ मिल जाएगा, गुजरात में, और उनाई जो है ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, राजस्थान की रामपुरा आगुचा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो राजस्थान की जो मतलब कि रामपुरा आगुचा खदान है वो तांबा, मैग्नीज, जिंक या कोयला। तो राजस्थान में कोयला तो होता नहीं है, तो ये वाला तो नहीं ही होगा। जो अन्य है उसमें हम देख लेते हैं। तो 82 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डैम दिया हुआ है और कौन से देश में ये डैम है ये आपको बताना है, मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। करीबा डैम दिया है, थ्री गॉर्जेस डैम, और हुवर बांध या ब्रास्क बांध। राज्य मतलब कि देश कौन कौन से हैं, यूएस, रूस, जाम्बिया, चाइना। जो हमारा थ्री गॉर्जेस डैम है ये चर्चा में था और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, चाइना में। तो बी का 4, देखिए बी का 4 दो जगह दिया हुआ है, ठीक है, कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब दो में देख लेते हैं। जो करीबा बांध है ये आपको कहाँ मिलेगा, क्या ये रूस में है, बिल्कुल भी नहीं, ये है तो अफ्रीका में ही ना। तो ये करीबा बंद आपको फिर जाम्बिया में मिल जाएगा। ए का 3 कहाँ है, देखिए मिल गया, ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा उत्तर, 83 का बी। यानी कि अब जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। हुवर बांध मेरे ख्याल से यूएस में होना चाहिए और है भी ये यूएस में ही, और जो ब्रास्क डैम है ये आपको रूस में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी। चलें आगे देखेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन। धन विधेयक के बारे में बताना है आपको, कौन से कथन पे मतलब कि कौन से कथन सत्य हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अच्छा, कह रहे हैं राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा में नहीं लौटा सकते। कह रहे हैं लोकसभा में इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा में इसके पारित होने पर सरकार इस्तीफा देना पड़ता है। थोड़ा ये हिंदी में जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि अगर ये लोकसभा में पारित ना हो तो फिर जो मतलब कि सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या ऐसा होता है भैया धन विधेयक को लेकर के। तो 84 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि इसे सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में इसको पेश नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक है ना ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा में बिल्कुल नहीं लौटा सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और अगर लोकसभा में जो धन विधेयक है वो पारित ना हो तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और कह रहे हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका क्या उद्देश्य है। सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी, राजनीतिक और आर्थिक। तो भैया सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात जो है वो हमारे डीपीएसपी में की गई है। डीपीएसपी हमारे भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक कहाँ दिया हुआ है, 1 और 4 में। ये देखिए ऑप्शन सी वाला, 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
कह रहे हैं कि, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। चलिए पहला वाला देखिए, कह रहे हैं कि CIC जो है वो मुख्य मतलब कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कह रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि वह 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सभी वाला। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेटमेंट इसमें दिए हैं सबके सब भैया गलत हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्यों गलत है। जैसे पहले में दिया कि जो CIC है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कौन से मंत्रालय? कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ये मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो गलत बात है, ये इनका मतलब कि पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। तीसरा कह रहे हैं 3 साल की अवधि के लिए, नहीं, तो 5 या 65 साल की अवधि के लिए इनका जो है मतलब कि चयन होता है। तो तीसरा वाला भी गलत है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हैं सबके सब गलत हैं। आप मुझे बताइएगा कि वर्तमान में हमारे CIC कौन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपना 87 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आते हैं। सबसे बकवास क्वेश्चन यही लगता है मुझे। पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री एंड लोकसभा स्पीकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति। पीछे दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, जाके आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। सबसे बोरिंग क्वेश्चन मुझे यही लगता है। आगे देखेंगे हम लोग अपना 88 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला क्या है? 1934 में BR अम्बेडकर ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। क्या ऐसा अम्बेडकर जी ने किया था? बहुत गलत बात है ना। MN रॉय ने किया था, MN रॉय ने किया था, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। हमसे सही पूछ रहे हैं, पहला यहाँ भी दिया है, पहला यहाँ भी दिया है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं में चूज करना है। अगर आपको दूसरा पता है तो हमारे फिर आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा। दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय संविधान सभा की डिमांड की या मांग की थी। तो क्या ये वाला आंसर मतलब कि ठीक है? गलत बात है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और हाँ, ये भी जानिए कि क्यों गलत है, क्योंकि ये जो 1929 दिया है ये 1929 नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सर्वप्रथम जो है 1935 में संविधान सभा की मांग की थी, और जिस मतलब कि अधिवेशन में इसकी डिमांड की गई थी उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। आगे चल करके फिर जो अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, उसमें संविधान सभा की जो मांग है उसको अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो आप देखिए इसमें हमारा पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रस्ताव सिद्धांत को स्वीकार, हाँ ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, मैंने पहले ही बता दिया था, और ये सही भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। फिर से बता रहे हैं 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन अंबेडकर जी के द्वारा नहीं, MN रॉय जी के द्वारा। दूसरा देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनके द्वारा 1929 में नहीं 1935 में की गई थी, ठीक है। और तीसरा जो है वो सही है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। इसमें अंग्रेजों के द्वारा फिर संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। आगे देखेंगे हम लोग 2 सूची दी हुई है, और आपसे इसमें दरअसल पूछ रहे हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी लिस्ट में आते हैं। जैसे जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य जो मतलब कौन से काम कौन करेंगे इसका बंटवारा दिया हुआ है। तो उसमें आपको 3 लिस्ट मिलेंगी। मतलब संघ सरकार के द्वारा कौन से ऐसे कानून मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कानून बनाए जाएंगे, कौन है जो राज्य के सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम मतलब कि समवर्ती सूची में रखते हैं, यानी कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। बस अगर झगड़ा हो जाएगा दोनों में तो जो मतलब कि केंद्र का कानून है वही लागू होगा। तो ये तरह, और एक और ने भी है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची में जो भी मतलब कि विषय है उस पर तो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। तो उस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन, क्या ये संघ सूची का मतलब कि विषय है? और दूसरा कह रहे हैं स्थानीय सरकार समवर्ती सूची। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं प्रमुख बंदरगाह राज्य सूची। तो भैया बताइए सही उत्तर चूज करके, नहीं सही उत्तर नहीं चूज करना है, दरअसल हमें इसको मैच करके यहाँ पे फिर कूट के माध्यम से उसको सही करना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो स्थानीय सरकार है वो तो राज्य सूची का विषय है ना, तो ये तो एकदम सबको पता ही होगा कि जो हमारी मतलब कि लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो पंचायतें हैं वो कहाँ आती हैं? तो राज्य सूची के ही विषय में आती हैं। तो बी का तो हो जाएगा 3। तो देखिए बी के 3 से हमारे 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर अब केवल ए और डी बचा है। आप देखिए जो कह रहे हैं आर्थिक और सामाजिक नियोजन, तो जो हमारा आर्थिक और सामाजिक नियोजन होता है वो आता है हमारी कंकरेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में। और जो प्रमुख बंदरगाह हैं ये आ जाएंगे संघ सूची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी,
1231, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 90। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला कथन क्या है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है 1993 में हुई, और दूसरा कह रहे हैं 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। अगर 101वें संविधान संशोधन ने इन्हें मतलब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तो फिर जीएसटी कहाँ से आया? तो ये भैया दूसरा वाला सरासर गलत है, पहला वाला एकदम सही है। पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हमसे पूछ रहे हैं ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो 90 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 91। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यानी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में एकदम करंट अफेयर का मामला बता रहे हैं, इससे हट के थोड़ा सा, तो ये तो है ही। इसमें आप देखिए अभी हाल ही में जो केरला गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक मतलब निर्णय लिया गया है, फैसले में बताया गया है कि बच्चों को जो माताएं हैं उन्हें स्तनपान कराने का ये मतलब कि अधिकार है, और ये जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। आर्टिकल 21 के तहत इसको शामिल किया गया है। तो अब जैसे मतलब पूछा ही गया है विवाह करने की जो इच्छा है या विवाह अपने पसंद के विवाह का अधिकार, ये कौन से में आता है आर्टिकल में, ये एक बार आईएएस में पूछा गया था, तो आर्टिकल 21 के तहत आता है। सोने का अधिकार इसी में आ जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही फैसला आया था कि स्वच्छ जो पर्यावरण है, यानी कि जो दिन प्रतिदिन CO2 की मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, वो भी हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो उसी तरह से भी केरला गवर्नमेंट ने स्तनपान जो है वो भी बच्चे के मौलिक अधिकार के बारे में बताया है, तो इसको ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर हम इसमें देख लेते हैं भैया कौन कौन से चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कह रहे हैं सोने का अधिकार, तो हाँ आर्टिकल 21 के तहत सोने का अधिकार भैया हमारा मूल अधिकार है। घर में एक आध बार ट्राई करके देखिएगा, ये हमारा मूल अधिकार है। कह रहे हैं सूचना का अधिकार, क्या सूचना का अधिकार मूल अधिकार है? आजीविका का अधिकार और मतदान का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत मतलब जो मतदान का अधिकार है ये तो नहीं आना चाहिए, तो ये आएगा भी नहीं। 4 देखिए यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ कट गया, 1 होना ही चाहिए तो ये भी कट गया। इसका आंसर हो गया हमारा 1 2 3, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत सोने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं अपना 92 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कराधान से स्वतंत्रता देता है, यानी कि कराधान से स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 27 है हमारा, अनुच्छेद 27। 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 93। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में आपको मैच करना है कौन किसके मंत्री थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। BN गडगिल दिया हुआ है, रफ़ी अहमद किदवई, जान मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और साइड मतलब मंत्रालय कौन कौन से हैं, खान और बिजली, सूचना, शिक्षा एंड रेलवे परिवहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 1 2 4 3, यानी कि जो BN गडगिल है वो खान और बिजली मंत्री से मतलब कि खान और बिजली मंत्रालय के मंत्री थे। रफ़ी अहमद जो किदवई जी हैं वो सूचना मंत्री थे। जॉन मथाई जो है वो रेलवे और परिवहन मंत्री, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित थे। क्या आगे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 में, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, तो ये देखिए 19 है ना, अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 29, 30, यही 5 हैं। तो इसमें से आप देखिए आर्टिकल 19। आगे देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सी विशेषताएं हैं जो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस क्या हैं, दोहरी सरकार, कठोर संविधान, द्विसदनी विधानमंडल, और ये जो है कूट दिए हुए हैं, तो आपको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी वाला, यानी कि जो तीनों ही ऑप्शन दिए हैं, दोहरी संविधान और दोहरी सरकार, कठोर संविधान, द्विसदनी विधानमंडल, ये सारी चीज़ें संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 2 3। आगे देखेंगे आपको गलत जोड़ी का चयन करना है, क्या है गलत जोड़ी ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं केंद्र में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 एकदम सही है। कह रहे हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसको कह रहे हैं 1892। तो क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो 1892 में आया था, नहीं ना, ये गलत बात है। बाकी जो पृथक निर्वाचन मंडल है तो सर्वप्रथम तो इसी पार्लियामेंट सुधार में ही आया था 1909, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जो है मिला था। लास्ट में है लोक सेवा आयोग 1919 का अधिनियम, तो ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी गलत है, बाकी जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब एकदम सही है।
आगे हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ध्यान से देखिए, विधानसभा जो है हमारी ना, उसमें पूछ रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि जो हमारी एसटी कम्युनिटी होती है उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं विधानसभा में। ऑप्शन क्या है, 3, 5, 2 एंड 0। तो बताइए 97 का क्या हो जाएगा। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 2 सीटें रिजर्व हैं, किनके लिए, एसटी के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारी एससी कम्युनिटी है उनके लिए कितनी सीटें हैं, तो 84 सीट्स हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 98 नंबर का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1921 में केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो भैया इसकी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, आगे देखेंगे 99 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं किस समिति ने पंचायतों के लिए संवैधानिक स्थिति की सिफारिश की थी। जीवीके राव, के संथानम, एलएम सिंघवी या फिर बलवंत राय मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी एलएम सिंघवी जो समिति बनाई गई थी या कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा ये बात कही गई कि पंचायतों को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए, ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सूची ए में और सूची बी में। एक साइड हमारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, दूसरा साइड जो है कौन मतलब कि किससे संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 280 मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों का। तो 280 कहाँ है भैया, 280 में आपको वित्त आयोग मिल जाएगा। सी का 4 कहाँ दिया है, देखिए सी का 4 2 जगह दिया है, तो इनको यहाँ से 2 लोगों को हटा दीजिए। 324 में हमारे निर्वाचन आयोग जी के बारे में बताया गया, तो 1 2 हो जाएगा। देखिए आ गया उत्तर हमारा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना सब आता ही हो, लेकिन हालांकि इसमें सब इजी हैं तो सब आ रहे हैं। 315 में यूपीएससी है और जो हमारा आर्टिकल 76 है इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि 2143 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।